नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। आज डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत हम लोग शैक्षिक मूल्यांकन के अंतर्गत चौथी क्लास लेके चलेंगे और आज के खंड में हम लोगों का डिस्कशन जिस पर होगा, जिस टॉपिक पर होगा, वह है मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान अर्थात स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसेस। तो इस खंड में सीधे चलते हैं हम लोग। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान की जब बात करते हैं तो यहाँ सबसे पहला तथ्य ये आता है कि मूल्यांकन एक आपका जो शब्द है, मूल्यांकन क्या है और इसके तत्व क्या है, इसकी चर्चा पूर्व की क्लास में हम लोगों ने वृहत रूप में किया था। तो मूल्यांकन के अंतर्गत जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है, इसकी प्रक्रिया का यदि हम ये कहें कि पहला कदम, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, तो इसका पहला कदम यह ज्ञात करना, पहला कदम वो क्या, यह ज्ञात करना कि किस चीज को, किसका मूल्यांकन करना है। सबसे पहला काम यही है कि किसका मूल्यांकन हमको ज्ञात करना है। और किसका मूल्यांकन की जब हम बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वे कौन से शैक्षिक उद्देश्य हैं। इसको इस रूप में भी हम आप व्यक्त कर सकते हैं कि वे कौन से शैक्षिक उद्देश्य हैं। तो जिनकी प्राप्ति की वांछनीयता को ज्ञात करना है। वे कौन से शैक्षिक उद्देश्य, जिनकी प्राप्ति की वांछनीयता को ज्ञात करना है, की वांछनीयता को ज्ञात करना है। तो यहां जैसे कहना कि पहला कदम हमारा क्या होता है मूल्यांकन के लिए, जैसे हम बात करते हैं उसकी प्रक्रिया, इवैल्यूएशन प्रोसेस की, तो फर्स्ट स्टेप है कि हम यह ज्ञात करें, यानी हमको यह मालूम होना चाहिए हम किसका मूल्यांकन करने चल रहे हैं। अर्थात जिन बच्चों का हम मूल्यांकन कर चल रहे हैं तो उनके पीछे शैक्षिक उद्देश्य प्रमुख क्या है, और उन उद्देश्य, वह शैक्षिक उद्देश्य जिनकी प्राप्ति की वांछनीयता को हम ज्ञात करना चाहते हैं। और हम आप जानते हैं कि जो मूल्यांकन प्रक्रिया है, मूल्यांकन की प्रक्रिया जो होती है वह कैसी होती है। मूल्यांकन की प्रक्रिया हमारी सतत और व्यापक दोनों चलती है। तो हम यहां इस रूप में भी कह सकते हैं मूल्यांकन को कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन को हम सतत प्रक्रिया कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम मूल्यांकन किसका कर रहे हैं, हम मूल्यांकन शैक्षिक उद्देश्यों के सापेक्ष कर रहे हैं, जो हमारे शैक्षिक उद्देश्य है। और शैक्षिक उद्देश्य किससे संबंधित है, शिक्षा, और शिक्षा की जो प्रक्रिया होती है वह प्रक्रिया क्या है, वह भी सतत प्रक्रिया होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या होती है, वह सतत प्रक्रिया होती है। और मूल्यांकन की यदि हम प्रक्रिया की बात करते हैं, जैसा हम लोगों ने डायग्राम में लास्ट के लेक्चर में इसका विस्तृत चर्चा किया था कि जो हमारा ट्रायंगल की बात हमने किया था, तीन चीजें। एक बात हमने किया था किसकी, ऑब्जेक्टिव की, उद्देश्य हमारे होते हैं, उन्हीं उद्देश्यों को लेकर हम आप लर्निंग एक्टिविटी अर्थात अधिगम क्रियाओं का आयोजन करते हैं। और अधिगम क्रियाओं द्वारा बच्चे का कितना व्यवहार परिवर्तन हुआ, अर्थात उसका बिहेवियरल चेंज कितना हुआ, वह हम आप क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। और कितना की जब हम बात करते हैं, यह व्यवहार परिवर्तन कितना हुआ, तो वह मापन होता है। और मापन से हमको क्या मिलता है,
हमको साक्ष्य मिलता है और उसे जब उद्देश्य के सापेक्ष यानी उसकी वांछनीयता को हम ज्ञात करते हैं तो वह हमारी मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो जो हमारा प्रक्रिया के सोपान है वह भी हमारे इन्हीं तीनों अंगों यानी उद्देश्य, अधिगम क्रिया और व्यवहार परिवर्तन, इन्हीं तीन पर ही हमारी मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान भी हैं। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान में तीन प्रमुख बिंदु होते हैं, तीन अंग हैं। कौन कौन से? उद्देश्यों का निर्धारण। यहां जब हम उद्देश्य निर्धारण की बात करते हैं तो जैसे अभी पूर्व में हमने चर्चा किया कि हमको सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि हम किन उद्देश्यों की वांछनीयता का मापन और मूल्यांकन करने चल रहे हैं। तो सामान्य उद्देश्य में यहां एक हो जाएगा। जब हम उद्देश्य निर्धारण की बात करेंगे तो एक हमारा क्या हो जाएगा? सामान्य उद्देश्य। दूसरा हमारा विशिष्ट उद्देश्य। यानी उद्देश्य निर्धारण के समय हम दो प्रकार के उद्देश्य को निर्धारित करते हैं, सामान्य उद्देश्य और दूसरा क्या है? दूसरा हमारा विशिष्ट उद्देश्य। उसी तरह अधिगम क्रियाओं के आयोजन की जब हम बात करते हैं तो अधिगम क्रियाओं का जब आयोजन होता है तो उसमें भी हम दो बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। वह दो बिंदु क्या हैं? उन दोनों बिंदुओं की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपका आता है शिक्षण बिंदु का चयन। इसमें पहले क्या आएगा? शिक्षण बिंदु, जो टीचिंग पॉइंट्स हैं हमारे, शिक्षण बिंदु का चयन। और दूसरा ये आएगा उपयुक्त अधिगम क्रिया का आयोजन, यानी उन अधिगम क्रियाओं का आयोजन करेंगे जो क्लासरूम एनवायरनमेंट क्रिएट करने में, कक्षीय वातावरण को सृजित करने में सहायक हो। तो दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा? उपयुक्त अधिगम क्रियाओं का आयोजन। किसमें आ गया ये हमारा अधिगम क्रियाओं में दो बिंदु आ गया। उसके बाद तीसरा अंग जो अभी ट्रायंगल में हमने देखा, तीसरा अंग है मूल्यांकन, यानी व्यवहार परिवर्तन का हम मूल्यांकन करेंगे, कितना व्यवहार परिवर्तित हुआ। तो इसमें तीन आपके प्रमुख अंग निकलेंगे। पहला क्या होगा? छात्रों का व्यवहार परिवर्तन ज्ञात करना, यानी हम मूल्यांकन में सबसे पहले क्या करेंगे? जो बच्चे का व्यवहार परिवर्तन हुआ है उस व्यवहार परिवर्तन को क्या करेंगे? उसे ज्ञात करेंगे, यानी व्यवहार परिवर्तन ज्ञात करना। और व्यवहार परिवर्तन क्या करता है? ये सच देखिए तो यह क्या करता है? यह मापन करता है। वास्तव में जब ये देखते हैं कि कितना व्यवहार परिवर्तन, इसको हम क्या करते हैं? कितना व्यवहार, तो ये क्या हुआ? मापन। और मापन से हमको क्या मिलेगा? जो साक्ष्य मिलेगा, अर्थात प्राप्त साक्ष्य के आधार पर हम क्या करेंगे? प्राप्त साक्ष्य के आधार पर हम मूल्यांकन करेंगे। और जो तीसरा खंड हमारा आता है, तीसरा खंड क्या कहेगा? परिणामों को पृष्ठपोषण के रूप में प्रयुक्त करना। यानी मूल्यांकन से जो हमें क्या मिलेगा? मूल्यांकन से हमको परिणाम मिलेगा, तो परिणाम को क्या करना है? इसको पृष्ठपोषण यानी फीडबैक के रूप में प्रयुक्त करना। ये हमारे प्रमुख, देखा जाए तो जो हम आप मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान की बात करते हैं, तो मूल्यांकन प्रक्रिया का जो सोपान, वह पहला सोपान क्या होता है? हम सबसे पहले सामान्य उद्देश्य को निर्धारित करते हैं। फिर दूसरा स्तर क्या होगा? दूसरा सोपान हम विशिष्ट उद्देश्य को निर्धारित करते हैं। फिर विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर हम क्या करते हैं? तीसरा सोपान आता है शिक्षण बिंदु का चयन करते हैं। फिर चौथा सोपान आता है उपयुक्त अधिगम क्रियाओं का आयोजन करते हैं।
फिर पांचवा सोपान हमारा क्या आएगा, वह है व्यवहार परिवर्तन ज्ञात करने की बात करते हैं, कितना व्यवहार परिवर्तित हुआ। फिर उस परिवर्तन से जो ज्ञात हुआ हमको एक साक्ष्य दिया, तो छठा हमारा सोपान होता है कि प्राप्त साक्ष्य के आधार पर मूल्यांकन करना। और सातवां सोपान हमारा होता है परिणाम को पृष्ठपोषण के रूप में प्रयुक्त करना। तो जब एक प्रश्न आपका यही आता है कि मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान कितने होते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान कितने होते हैं, तो यहां हम कह सकते हैं मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान 7 होते हैं, यानी 7 सोपानों में मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है, जिसमें 7 सोपान आपके हैं। प्रथम सामान्य उद्देश्य, दूसरा विशिष्ट, तीसरा शिक्षण बिंदु, चौथा अधिगम क्रिया का आयोजन, चौथा व्यवहार परिवर्तन ज्ञात करना, पांचवा व्यवहार परिवर्तन, और छठा साक्ष्य के आधार पर मूल्यांकन, और सातवां परिणाम को पृष्ठपोषण के रूप में प्रयुक्त करना है। अब आइए हम एक एक बिंदु पर इसकी चर्चा कर लेते हैं कि ये हैं क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन अंगों की नहीं, बल्कि अब हम सीधे सोपानों की बात को लेकर आगे चलते हैं। तो उद्देश्यों के निर्धारण में ये तो हमारा बिंदु है। अब जब उद्देश्य के निर्धारण में हम बात करते हैं, तो यहां उद्देश्य के निर्धारण में 2 बिंदु हमारे सामने आए थे। पहला सोपान जिसमें हमारा होता है वह क्या है, सामान्य उद्देश्य का निर्धारण। सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण। तो जब हम सामान्य उद्देश्यों के निर्धारण की बात करते हैं, तो यहां हमको कई चीजों का ध्यान रखना होता है। जैसे यह उद्देश्य क्यों विशेष रूप से ध्यान देने की बात करता है, क्योंकि यह उद्देश्य अत्यंत व्यापक होता है, परोक्ष होता है और औपचारिक होता है। सामान्य उद्देश्य को यदि हम देखें तो यह व्यापक है, परोक्ष है और औपचारिक है। इसलिए यहां हमको क्या करना है, विशेष ध्यान देना है इस उद्देश्य को निर्धारित करने में। यहां जो सामान्य उद्देश्य होता है, सामान्य उद्देश्य को यदि देखें तो यह दार्शनिक चिंतन पर आधारित होता है। हमारा सामान्य उद्देश्य किस पर आधारित होता है, यह दार्शनिक चिंतन पर आधारित होता है। तो चूंकि दार्शनिक चिंतन पर है, इसलिए सामान्य उद्देश्य में जो हम प्रमुख बिंदु को रखते हैं, वह प्रमुख बिंदु क्या होगा कि समाज का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक आधार, बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या संवेगात्मक विकास की प्रकृति। तो हम यहीं से चलते हैं, जो हमारा छात्र है या बालक है, उसका शारीरिक विकास, उसका सामाजिक विकास, उसका संवेगात्मक विकास, उसका मानसिक विकास, यानी उसके विभिन्न विकास के पक्षों आदि कर देते हैं, अर्थात उसके विभिन्न पक्षों की प्रकृति को, इनकी जो ये विकास हैं, इनकी प्रकृति पर आधारित हम सामान्य उद्देश्य को निर्धारित करेंगे। दूसरे बिंदु की बात हम करते हैं, वही जो समाज जहां बच्चा रहता है, तो समाज के अंतर्गत जो भी उसकी आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक जो भी स्थिति है, आर्थिक हो, वहां की राजनैतिक स्थिति हो, या सांस्कृतिक स्थिति, ऐतिहासिक स्थिति, सांस्कृतिक या ऐतिहासिक स्थिति, इन सब पर हमको ध्यान देना है। विषय वस्तु की प्रकृति, किन किन चीजों का ध्यान देना है उसकी चर्चा कर रहे हैं। विषय वस्तु की प्रकृति, यानी जिस प्रकरण को पढ़ा रहे हैं उसकी प्रकृति कैसी है, उसके साथ साथ शिक्षा, मनोविज्ञान और
कह सकते हैं कि बच्चों का शैक्षिक स्तर अर्थात शिक्षा का स्तर, इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं, सामान्य उद्देश्य को निर्धारित करते हैं। वहीं जब हम दूसरे चरण पर आते हैं, जो हमारा दूसरा उद्देश्य है, उस दूसरे उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और हम बात करते हैं किसकी, जो दूसरा हमारा सोपान बनता है वह क्या है, विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण। ये हमारा दूसरा सोपान है। तो जब हम विशिष्ट उद्देश्यों के निर्धारण की बात करते हैं, तो विशिष्ट उद्देश्य के निर्धारण में यहां एक चीज ये ध्यान रखिए, सामान्य उद्देश्य हमारा क्या था, अत्यंत व्यापक था। वह ये देखता था कि किन शैक्षिक उद्देश्यों यानी सत्र, पूरे सत्र में पूरे विषय का जो हमारा जितना भी सेक्शन है, सारे खंडों को उपखंडों को मिलाकर हम सामान्य उद्देश्य को बनाते हैं। किंतु जब हम विशिष्ट उद्देश्य की बात करते हैं, तो दैनिक शिक्षण कार्य करते समय जो विशिष्ट उद्देश्य होता है, एक शिक्षक के लिए दैनिक शिक्षण कार्य के समय ये विशेष ध्यान देना है, दैनिक शिक्षण कार्य के समय उसे क्या करना होता है, इस प्रकार के उद्देश्य को तत्काल प्राप्त करना होता है। तत्काल क्या करना होता है, तत्काल प्राप्त करना होता है। इसीलिए विशिष्ट उद्देश्य को क्या कहते हैं, इसीलिए विशिष्ट उद्देश्य को तात्कालिक उद्देश्य या प्राप्य उद्देश्य भी कहते हैं। ये भी आपका प्रश्न कई बार आ चुका है कि तात्कालिक या प्राप्य उद्देश्य किसे कहते हैं। तो इसी विशिष्ट उद्देश्य को ही तात्कालिक या प्राप्य उद्देश्य भी कहते हैं। और जो दैनिक शिक्षण कार्य के समय उसे तत्काल यानी जो आज का प्रकरण है, यानी आज के शिक्षण का प्रकरण है, उस प्रकरण को आज ही पूर्ण करना है, उसको आज ही क्या करना है, प्राप्त करना है। उस प्रकरण को पढ़ाने के पीछे जो उद्देश्य है, आज के शिक्षण में आज ही प्राप्त करना होता है। जैसे हम मान लीजिए साधारण ब्याज के सूत्र को आज समझाना चाहते हैं, तो आज के उद्देश्य यानी आज का जो विशिष्ट उद्देश्य होगा कि बच्चा साधारण सूत्र, ब्याज के सूत्र को क्या करे, समझ जाए, संज्ञानित हो जाए और उस पर कुछ साधारण प्रश्नों को हल करना भी सीख जाए। तो ये क्या है, ये हमारा विशिष्ट उद्देश्य होता है। और जब हम विशिष्ट उद्देश्य की बात करते हैं, फिर अधिगम क्रियाओं में आते हैं दो बिंदु, और तीसरा अधिगम क्रियाओं का आयोजन में दो बिंदु है, और हमारा सोपान 3। शिक्षण की प्रक्रिया में यदि हम देखें तो सोपान 3 है, क्या, शिक्षण बिंदुओं का चयन। ये तीसरा सोपान है। तो शिक्षण बिंदुओं के चयन की जब हम बात करते हैं, तो शिक्षण बिंदुओं का चयन का यहां जो आशय होता है, तो वो क्या है कि सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य के निर्धारण के पश्चात हमने क्या किया, शिक्षण बिंदु के पूर्व हमने सामान्य और विशिष्ट इन दोनों उद्देश्यों को क्या कर लिया है, ये दोनों उद्देश्य को हमने निर्धारित कर लिया, यानी इनका निर्धारण कर लिया। तो इसके पश्चात क्या होता है, ये तीसरा सोपान, और इसके अंतर्गत उन शिक्षण बिंदुओं का चयन किया जाता है, इसके अंतर्गत उन शिक्षण बिंदुओं का चयन किया जाता है जिनके द्वारा विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति हो। तो यहां ये प्रमुख है कि ये शिक्षण बिंदु कैसे होंगे, उन शिक्षण बिंदुओं का चयन किया जाता है या करते हैं, उन शिक्षण बिंदुओं का चयन
शिक्षक द्वारा किया जाता है, शिक्षक द्वारा किया जाता है, जिससे क्या हो, जो आज का विशिष्ट उद्देश्य है, जिससे विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति हो, जिससे विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति हो। ये सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण बिंदु को हम क्यों चयनित करते हैं कि आज का जो हमारा विशिष्ट उद्देश्य है हम उसे प्राप्त कर सके। और कोई भी पाठ्य वस्तु है, किसी भी प्रकरण की हम बात करते हैं, यहां ये भी जान लीजिए शिक्षण बिंदु में कि किसी भी प्रकरण, हमारा कोई भी प्रकरण हो, तो किसी प्रकरण को पढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उस प्रकरण के छोटे छोटे भाग करते हैं। प्रकरण के क्या करते हैं, हम उसे छोटे छोटे भागों में विभक्त करते हैं, छोटे छोटे भाग में उसका क्या करते हैं, उसका विभाजन करते हैं। भाई आज का प्रकरण है, जैसे अभी हमने उदाहरण दिया, साधारण व्याज हमको पढ़ाना है। जैसे यहां हमको क्या पढ़ाना है, साधारण ब्याज पढ़ाना है। तो साधारण ब्याज एक, फिर उसके अंदर विभिन्न खंड आपको मिलेंगे। एक होगा आपका मूलधन, हम मूलधन समझाएंगे, एक हमारा बिंदु हो गया। मूलधन पर कितने समय के लिए हमने लिया, समय को समझाएंगे। फिर इसके बाद किस रेट पर लिया, यानी प्रति वर्ष 100 रुपए पर कितने रुपए देना पड़ेगा, वह उसका दर, उसको समझाएंगे। और लास्ट में जब मूलधन को वापस करने जाएंगे तो हमको ये देखना है कि हमारा मिश्र धन, यानी कितना धन हमने वापस किया, तो हम उसको विभिन्न भागों में विभाजित करते हैं। तो ये जो हमारे छोटे छोटे भाग हैं या टुकड़े हैं, किसके, प्रकरण के, तो जो प्रकरण के ये हमारे छोटे छोटे क्या हैं, टुकड़े हैं, इन्हीं भागों को ही क्या कहते हैं, इन्हीं को शिक्षण बिंदु कहते हैं। यानी कितने बिंदुओं में आज के प्रकरण को हम क्या करेंगे के रूप में हम इसे जानते हैं। तो आज का जो प्रकरण है उसे किन किन बिंदुओं के अंतर्गत, जैसे आज का शिक्षण हम कर रहे हैं, आज की जो डिस्कशन कर रहे हैं प्रक्रिया के सोपान की, इसमें पहले अधिगम, इसकी प्रक्रियाओं में तो हमने मूल्यांकन को देखा क्या है, फिर मूल्यांकन के अंग को देखा कि 3 अंग हैं, कौन कौन से, उद्देश्य है, अधिगम क्रिया है और मूल्यांकन यानी व्यवहार परिवर्तन। फिर इन अंगों में हम किन किन खंडों में चलेंगे, तो उद्देश्य में हमने 2, अधिगम क्रिया में 2 की बात की और अब मूल्यांकन में 3 की बात करेंगे। तो अब ये सातों हमारे क्या हो गए, यही 7 हमारे शिक्षण बिंदु हो गए। फिर चौथा सोपान, हम 3 सोपान की बात हो चुकी, अब चौथा सोपान क्या है, उपयुक्त अधिगम क्रियाओं का आयोजन, यानी उपयुक्त अधिगम क्रियाएं, ये हमारा चौथा सोपान, सोपान 4। तो अधिगम क्रिया का आयोजन यानी जो हमने शिक्षण बिंदु चयनित किए, जो शिक्षण बिंदु का हमने क्या किया, उस शिक्षण बिंदु का चयन किया, तो उन्हीं शिक्षण बिंदुओं को लेकर हम आप क्या करते हैं, छात्रों में व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन सी परिस्थिति को निर्मित करें, यानी कौन सी सहायक परिस्थिति होगी, उस सहायक परिस्थिति के निर्माण को ही हम क्या कर सकते हैं, अधिगम क्रियाओं का आयोजन। तो यह जो सहायक परिस्थिति है उसका जो निर्माण करने की बात करते हैं और यही क्या करती है, यही हमें सहायता देती है, परिस्थितियों की सहायता हम लेते हैं। तो अधिगम परिस्थितियां छात्र और शिक्षण उद्देश्यों के बीच संबंध को बनाती हैं और इनके परिणाम स्वरूप छात्रों में वांछित परिवर्तन होते हैं। तो किनके किनके बीच, जो
अधिगम परिस्थितियां, ये हमारी अधिगम परिस्थिति है। ये क्या करती है, ये देखा जाए तो यह छात्र के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाती है। किस आधार पर? यह छात्र और दूसरा कौन है? शिक्षण उद्देश्य। जो हमारे शिक्षण उद्देश्य, इन दोनों के मध्य क्या करती है? इन दोनों के मध्य वह संबंध को स्थापित करती है। और यही जो संबंध बनता है और इनके मध्य जो अंतः क्रिया होती है, इन्हीं के द्वारा क्या होता है? इन्हीं के द्वारा जो छात्र है, जो बालक है, उसके व्यवहार में क्या होता है? वांछित परिवर्तन। यानी हम आप जो परिवर्तन चाहते हैं, जो हमारा उनसे अपेक्षा, तो वह परिवर्तन यहां पर होता है, वो हमारी अधिगम क्रियाएं होती हैं। इसको हम दूसरे रूप में इस तरह से समझ सकते हैं अधिगम क्रियाओं को, कि ये जो हमारी अधिगम क्रियाएं हैं, हमने अभी ट्रायंगल की बात किया था, 3, कौन कौन सी? ऑब्जेक्टिव, लर्निंग एक्टिविटी और बिहेवियरल चेंज। हम जानते हैं कि जॉन डीवी ने हमको ट्राइपोलर प्रोसेस दिया था, जिसको हम CTS के नाम से जानते हैं। अर्थात C का आशय क्या है? कंटेंट है, और T का आशय टीचर है, और S का आशय स्टूडेंट है। तो उन्होंने ये बताया कि इनके मध्य क्या होती है? अंतः क्रिया होती है। इन दोस्तों के मध्य क्या होती है? इन दोस्तों के मध्य दोनों, हम यहां दो, ये हमारे क्या होते हैं? ये चर हैं। ये कौन सा है? स्वतंत्र चर है, ये आश्रित चर। इन दोनों चरों के मध्य क्या होती है? इन दोनों चरों के मध्य अंतर क्रिया, इंट्रैक्शन होता है। तो ये जो इंट्रैक्शन है, ये इंट्रैक्शन हमारा किधर जाता है? यही इंट्रैक्शन जो होता है, यह एक तरह की परिस्थिति को निर्मित करता है। तो यह परिस्थिति वही है जो यहां शिक्षक और शिक्षण उद्देश्य, छात्र, इनके मध्य, शिक्षक और छात्र में अंतः क्रिया होगी। वह क्रिया किस तरह होगी? छात्र और शिक्षण उद्देश्य के मध्य संबंध को स्थापित कर, और वही क्या करेगी? वांछित परिवर्तन बालक में लाएगी, जिसे हम सहायक परिस्थिति या परिस्थिति कहते हैं। तो वह परिस्थिति हमारी ये है। अब हम लोग चौथे सोपान पर चलते हैं। तो चौथे सोपान पे जब हम लोग देखते हैं, तो तीसरे खंड में हमारा आपका 5वां सोपान आता है। 4 सोपान हम लोगों ने बात किया, 2 उद्देश्य में और 2 अधिगम क्रिया में। तो यहां हमारा सोपान 5 आता है। सोपान 5वां क्या कहता है? व्यवहार परिवर्तन। तो ये व्यवहार परिवर्तन, इसको क्या करना होता है? इस व्यवहार परिवर्तन को ज्ञात करना है। तो इस व्यवहार परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए हम आप क्या करते हैं? व्यवहार परिवर्तन ज्ञात करने के लिए हम आप मापन करते हैं, और मापन किसी न किसी परीक्षण प्रपत्र के माध्यम से करते हैं, या यूं कह दें कि हम उसका मापन विभिन्न उपकरण के माध्यम से करते हैं। और यहां जब हमें मापन कर लिया जाता है, तो फिर हम किधर जाते हैं? हम सोपान 6 पर जाते हैं। तो छठा सोपान क्या है? छठा सोपान है आपका मूल्यांकन। तो मापन, मूल्यांकन में क्या करते हैं कि जो मापन से प्राप्त साक्ष्य, मापन से प्राप्त साक्ष्य के आधार पर जब हम उद्देश्य के प्रति या उद्देश्य के सापेक्ष क्या करते हैं? उसकी वांछनीयता को ज्ञात करते हैं। तो वो वांछनीयता को ज्ञात करना ही क्या है? वह मूल्यांकन है। अर्थात वांछनीयता के सापेक्ष हम आप व्याख्या करते हैं।
तो यहां जब मूल्यांकन की बात करते हैं तो यहां दो स्थितियां आपकी आती हैं। वांछनीयता के सापेक्ष जब हम क्या करते हैं, हम उसकी व्याख्या करते हैं, तो वह व्याख्या को यदि देखें तो वह न्यूनतम स्तर निर्धारित करते हैं। मूल्यांकन में हम क्या करते हैं, न्यूनतम स्तर को निर्धारित करते हैं। तो वह न्यूनतम स्तर दो तरह से निर्धारित करते हैं। एक कक्षा का न्यूनतम स्तर, ये क्या करते हैं, कक्षा का न्यूनतम स्तर, और दूसरा छात्र न्यूनतम स्तर। और इसके आधार पर हम क्या करते हैं, इसके जब मूल्यांकन करते हैं तो अगला सोपान हमारा जो है सातवां और अंतिम सोपान जो होता है वह क्या है, पृष्ठपोषण। अर्थात मूल्यांकन को हम क्या करते हैं, फीडबैक के रूप में, पृष्ठपोषण के रूप में क्या करते हैं, किसको करते हैं, मूल्यांकन को उपयोग में लेते हैं। और पृष्ठपोषण का आशय क्या है कि यहां पर जो बच्चे में कमी है, जो गलती है, हम उसको क्या करते हैं, पुनः निदान करते हैं। अर्थात उसके पीछे, निदान का आशय क्या है, उसके पीछे के कारण को खोजते हैं और पुनः हम उपचार यानी पुनः शिक्षण की तरफ चले जाते हैं और फिर मूल्यांकन पर आते हैं। तो यही अनवरत यानी सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया इस रूप में ये व्यक्त होती है। दोस्तों, नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, जो कि आपके पहले पेज पर ही टेलीग्राम की लिंक दी हुई है। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।